वेलकम बच्चों आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में 4 किताबें होती हैं एनसीईआरटी की, जिसमें है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं राजनीतिक विज्ञान के बारे में। राजनीतिक विज्ञान विषय में हमारे कितने चैप्टर होते हैं? हमारे 7 चैप्टर होते हैं। 7 चैप्टर, जिसमें कि पहला है सत्ता की साझेदारी, दूसरा है संघवाद, तीसरा है लोकतंत्र और विविधता, चौथा है जाति धर्म और लैंगिक मसले, पांचवा है राजनीतिक दल, छठा है लोकतंत्र के परिणाम और सातवां है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ये जो हमारे 7 चैप्टर हैं, इसमें से आज हम जो इसका प्रथम चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, बात हम कर रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति की पार्ट 1 सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी समझने से पहले एक हम साझेदारी के अर्थ को समझ लेते हैं। साझेदारी का मतलब होता है किसी काम में सहयोग और दूसरे की भागीदारी। लेकिन जब बात हम सत्ता की कर रहे हैं तो बात हम यहाँ कानून व्यवस्था की और शासन व्यवस्था की कर रहे हैं। तो यहाँ कानून व्यवस्था में साझेदारी से मतलब होता है जनता में शासन को बांटना, जिससे कि सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना ना हो या हो तो कम हो। इसे ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। बच्चों, सत्ता की साझेदारी को समझाने के लिए हमने यहाँ पर 2 देशों के उदाहरण को लिया है, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। ठीक है, हम सबसे पहले बेल्जियम के बारे में बात करेंगे। बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है, जो क्षेत्रफल में भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है। ठीक है, बेल्जियम की जो आबादी है लगभग 1 करोड़ के आसपास है। बेल्जियम में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत, जिसमें डच भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 59%। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है 40%। जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है 1। ठीक है, जबकि इसकी राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? इसमें डच भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है 20 और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है 80। आप ये देखिए कि बेल्जियम और ब्रुसेल्स बेल्जियम की ही राजधानी है, लेकिन वहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के प्रतिशत में बेल्जियम में बोलने वाले डच भाषा और फ्रेंच भाषा के लोगों के प्रतिशत का काफ़ी अंतर दिखाई देता है। ठीक है, तो जब यहाँ डच भाषा बोलने वाले लोगों का बेल्जियम में प्रतिशत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो डच भाषाई लोगों की ज़्यादा होगी। ऐसे ही ब्रुसेल्स में जो शासन व्यवस्था होगी वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसी के उसमें हम दूसरे देश में भी देख लेते हैं, जो है श्रीलंका। श्रीलंका जो है तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, स्थित है एक द्वीपीय समूह। ठीक है, द्वीपीय देश। इसमें श्रीलंका की जो आबादी है वो लगभग कितनी है? 2 करोड़। ठीक है, और श्रीलंका में जो विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है वो है 74%। तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है 18%। ईसाई भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है 7% और जो अन्य भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है 1%। ठीक है, तो जो श्रीलंका में जो भाषाई लोग हैं उनमें भी आप देख रहे हैं कि भाषा के प्रतिशत में कितना अंतर है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ भाषा बोली जाती है वो सिंहली लोगों के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है तमिल भाषा का और उसके बाद आता है भाषा ईसाई भाषा का। ठीक है, तो यहाँ भी जो शासन व्यवस्था होगी वो कौन सी भाषाई लोगों का एकाधिकार ज़्यादा होगा? सिंहली भाषा लोगों का एकाधिकार ज़्यादा होगा। अब हम इस बात को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों, इसमें दोनों का तुलनात्मक दिखाया गया है कि बेल्जियम में कितने भाषाई लोग रहते हैं और ब्रुसेल्स में कितने रहते हैं और श्रीलंका में कितने लोग
रहते हैं। ठीक है, अब जब आप देख रहे हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, अब इनका प्रतिशत आपके सामने है कि 54% डच भाषाई हैं बेल्जियम में और 40% फ्रेंच भाषाई हैं बेल्जियम में। ठीक है, लेकिन ब्रुसेल्स में बिल्कुल इसका अपोजिट है, बिल्कुल इसके विपरीत। 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% लोग डच बोलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक देश को चलाने के लिए, एक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो ये प्रतिशत है बहुभाषाई लोगों का, इसमें एक तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि इसमें तालमेल नहीं होगा तो क्या होगा, शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। इसलिए सत्ता में डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का बराबर भागीदारी होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ऐसे ही ब्रुसेल्स में भी ये तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं वो 74% है, और इसमें भी जो सिंहली लोग हैं वो कौन से धर्म को मानते हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। उसके बाद बात आती है तमिल लोगों की। ये तमिल भाषाई लोग वो लोग हैं जो तमिलनाडु से आए हैं या फिर दूसरे दूसरे राज्यों से लाए गए हैं जो तमिल भाषाई बोलते हैं। उसके बाद बात आती है ईसाई लोगों की। ईसाई लोग जिनका प्रतिशत 8 है। ठीक है, तो ये है हमारे श्रीलंका के बहुभाषाई लोगों का प्रतिशत। अब बात करते हैं हम इलम की। इलम जो है ये तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सरकार बनाना। ठीक है, अब जब 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो 1956 ईस्वी में इन्होंने सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया। लेकिन आपने अभी देखा कि वहाँ तमिल भाषा बोलने वाले लोग भी थे और ईसाई भाषाई लोग भी थे, लेकिन क्योंकि वहाँ जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत था वो कितना था, 74%। इसलिए वहाँ जो राजभाषा घोषित की गई वो सिंहली भाषा घोषित की गई। ठीक है, तो वहाँ पर नौकरियों में और विश्वविद्यालयों में जो सिंहली भाषाई लोग थे उनको ही प्राथमिकता दी गई, और जो सिंहली भाषाई लोगों का धर्म था वो कौन सा था, बौद्ध धर्म। तो इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, है ना, वहाँ पर बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। अब बात आती है बहुसंख्यकवाद की। बहुसंख्यकवाद में एक ऐसी मान्यता जिसमें यह समझा जाता है कि बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है। यानी कि जहाँ ज़्यादा भाषाई लोग रहते हैं तो ये माना जाता है कि वहाँ पर इसी भाषा को बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो उनका ही शासन व्यवस्था पर एकाधिकार भागीदारी ज़्यादा होगी, और वो जो है अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों और इच्छाओं की अवहेलना कर देंगे। ऐसा बहुसंख्यकवाद वाले समर्थक मानते हैं। उसके बाद आता है विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन। विभिन्न सामाजिक समूहों से मतलब है विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग, चाहे वो कितने भी प्रतिशत हों, उनमें सत्ता का बराबर बराबर भागीदारी होना और ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्मों और भाषाओं के लोगों का सत्ता में भागीदार बनना, साझेदार बनना, इसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसमें क्या होता है सत्ता की साझेदारी में, कि जनता में शासन को बांट दिया जाता है जिससे कि सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमारे शासन व्यवस्था में 40 लोगों का अगर चुनाव हुआ है सिंहली भाषा से, तो 40 लोगों का ही चुनाव होना चाहिए तमिल भाषा से, और 40 लोगों का ही चुनाव होना चाहिए ईसाई भाषा से। ठीक है, चाहे उन लोगों का प्रतिशत कितना भी हो, लेकिन अगर शासन व्यवस्था को बिल्कुल सही ढंग से चलाना है, उसके लिए बहुभाषाई लोगों का सत्ता में बराबर बराबर भागीदारी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसे ही सत्ता की भागीदारी या सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। बेल्जियम जो है, बेल्जियम में
ऐसा ही होता है कि वहाँ की शासन व्यवस्था में जितने लोग डच भाषा के होंगे उतने ही लोग फ्रेंच भाषा के भी होंगे। फ्रेंच भाषाई लोगों का जो चुनाव होगा वो उसी आधार पर होगा, चाहे वो उनका प्रतिशत कितना ही हो। इसलिए वहाँ की शासन व्यवस्था बहुत अधिक व्यवस्थित है और बहुत अधिक सुदृढ़ है। अब सत्ता का विभाजन कैसे हो, तो ऐसा नहीं होता है कि सत्ता को एक व्यक्ति क्यों नहीं चला सकता, चला सकता है, लेकिन अगर सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए तो फिर कैबिनेट मंत्री की आवश्यकता क्यों है, राज्य मंत्रियों की आवश्यकता क्यों है ना। राज्य जो कार्यभार संभालते हैं उनकी आवश्यकता क्यों है ना। लेकिन ये आवश्यकता इसलिए है क्योंकि देश को चलाने के लिए सभी लोगों की भागीदारी और लोगों के द्वारा चुने गए लोगों की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ही एक शासन व्यवस्था चल सकती है। तो इसके लिए सत्ता का वितरण किया जाता है, विभाजन किया जाता है कि कैसे सत्ता को बांटा जाए, किस आधार पर बांटा जाए। ठीक है, तो इसमें पहला आता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण में सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में बांट दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद सत्ता को विभिन्न स्तर की सरकारों के मध्य बांटा जाता है, जैसे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की। उसमें क्षेत्रीय सरकार भी हो सकती हैं और सामुदायिक सरकार भी हो सकती हैं। इनके मध्य भी सत्ता का विभाजन होता है। एक ऐसी व्यवस्था बनाना या एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना जिसमें न्यायपालिका की जो नियुक्ति होती है वो कार्यपालिका के द्वारा होती है, लेकिन अगर न्यायपालिका की नियुक्ति हो गई कार्यपालिका द्वारा तो ये आवश्यक नहीं है कि न्यायपालिका के पास ही सारी सत्ता आ गई। नहीं, न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। यानी कि जितने भी सत्ता को बांटा गया है, वितरण किया गया है, उनमें वितरण उस प्रकार से किया जाता है कि सभी सत्ता या शासन व्यवस्था को संभालने वाले जितने भी दल हैं या स्तर है या सरकारें हैं वो सब एक दूसरे पर आधारित होती हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही वो काम करती हैं। इसे ही सत्ता की भागीदारी कहा जाता है या सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।